नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रफ़ी खान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो नंबर सिस्टम के जो 223 क्वेश्चन थे वो PDF के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, आज हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या उनके बेसिक्स होते हैं, क्या उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी हेडिंग लगा लेते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, संख्या पद्धति बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हम कितने टाइप के नंबर सिस्टम देखते हैं, बेसिकली हम 4 टाइप के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ हमें डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में ही डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में ही पढ़ना होता है। ठीक है, वो 4 टाइप के नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट तो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल ये नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, सेकेंड हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, थर्ड हो गया आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ हो गया हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब देखिए इनके जैसे कि नाम खुद सजेस्ट करते हैं कि जैसे डेसिमल है तो डेसिमल में जो डेसी वर्ड होता है ना ये 10 को इंडिकेट करता है। तो इससे क्या हमें जानकारी मिलती है कि इसमें जो डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, और इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, क्योंकि ये डेसी वर्ड 10 को इंडिकेट करता है। इस बाइनरी में बाई वर्ड होता है, ये बाई वर्ड 2 को इंडिकेट करता है, मतलब कि इसमें 2 डिजिट होते हैं। ये ऑक्टल में ऑक्टा वर्ड होता है ना, ये 8 को इंडिकेट करता है, मतलब कि इसमें 8 डिजिट होते हैं। ठीक है, और हेक्सा डेसिमल ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, हेक्सा और डेसिमल। हेक्सा का हेक्सा और डेसिमल का डेसी। हेक्सा का जो हेक्सा है ये 6 को इंडिकेट करता है और डेसिमल का डेसी 10 को इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी हम देख चुके हैं डेसिमल का डेसी 10 को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 16। तो इसका मतलब हेक्साडेसिमल किसको इंडिकेट करता है, 16 को, मतलब कि इसमें कितने डिजिट होते होंगे, 16। ठीक है, 16 डिजिट होते हैं। अब ये डिजिट कौन कौन से होते हैं और इनका क्या बेस होता है, तो ये जितने डिजिट होते हैं उतना ही उनका बेस होता है। जो हम नॉर्मली मैथ्स पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। तो इन सभी का बेस क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, और बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। ठीक है, अब इसमें जो 10 डिजिट हैं ये कौन कौन से डिजिट होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो कोई और होता नहीं। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 होते हैं, ये 2 डिजिट होते हैं। ये बाइनरी लैंग्वेज है ना, मेनली मशीनी लैंग्वेज कहलाती है, मतलब ये मशीनों में ज़्यादा यूज होती है, खास करके डिजिटल इक्विपमेंट में। ठीक है, क्योंकि वो इसी बाइनरी लैंग्वेज को ही समझते हैं। 0 1 के फॉर्म में वो अपना जो हम उनको इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करके 0 1 के फॉर्म में ही उसको समझते हैं। ठीक है ना। ऑक्टेल नंबर सिस्टम, इसमें 8 डिजिट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 0 to 7। ठीक है, और हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट हो गए। ठीक है, अब 6 और रह गए हैं, 6 कौन कौन से होंगे, ए से लेके एफ तक ये 6 वर्ड होते हैं। तो ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब ये 10 को डिनोट करता है ए, और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, B11 को, C12 को, ऐसे कर करके एफ क्या 15 को डिनोट करता है। तो 0 से लेके 15 तक कितने डिजिट हो गए, 16। ठीक है, 16 डिजिट हो गए। तो अब हमें देखना है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टेल है, हेक्साडेसिमल है, इन सब का हमारे एग्जाम में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है,
तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ देख लेंगे यहाँ पर, जो सॉरी डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन है। कभी कभी इसका एक क्वेश्चन आ जाता है कि डेसिमल से कोई नंबर, डेसिमल का कोई नंबर दे दिया जाएगा तो बोलेंगे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ कि बाइनरी में क्या होता है। या बाइनरी का कोई नंबर दे दिया जाएगा तो पूछ लेते हैं डेसिमल में मतलब क्या लिखा हुआ है ये बताइए। ठीक है, तो एक कन्वर्जन देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से इतना सफिशियंट होगा। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 56 ले लिया। ठीक है, ये किस में लिखा है? डेसिमल में। ठीक है, मतलब इसका बेस कितना होगा? 10। इसका मतलब क्या होता है कि जो 6 होता है ये तो यूनिट प्लेस पे है, मतलब कि 6 कैसे लिखा होगा? 6 इंटू 10, 10⁻0। और किसी के ऊपर 0 की पावर होती है, मतलब उसका उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 का 6 से मल्टीप्लाई हुआ कितना? 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये 6 लिखा है। और ये 5 लिखा हुआ है ना, जो ये 5 इंटू 10⁻1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 50। 50 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, आगे और नंबर होता अगर, तो इसको क्या होता है? 10 स्क्वायर प्लेस पे हो जाता फिर। मतलब ये देखो यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, फिर उसके आगे होता तो 100 प्लेस होता, फिर 1000 प्लेस होता। इस टाइप से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, 10 की पावर बढ़ती जाती है। इसको अब हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में क्या होता है? बेस उसका 2 होता है, हमें पता है। इसका बेस कितना होता है? 2 होता है 2। तो हमें 2 से ही डिवाइड करना है। 56 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये 56 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। और जो रिमाइंडर होता है उसको साइड में लिखते जाते हैं। 56 को डिवाइड करेंगे 28 आएगा, 0 रिमाइंडर। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम जाएगा, कितना बचेगा? 0 रिमाइंडर। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 1 रिमाइंडर। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से 1 से ये वाला, ये पूरे नंबर यहाँ तक लिख लेते हैं। तो पहले क्या आएगा? 1, ये फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस लिख लेते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, 1 1 1 0 0 0। ये क्या लिखा हुआ? बाइनरी में 56 लिखा हुआ है। ठीक है, तो डेसिमल से अपना बाइनरी में कन्वर्जन देख लिया कि कैसे करते हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए यही नंबर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करेंगे? जैसे कि हमने अभी बताया डेसिमल में भी प्लेस होते हैं, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, इसमें भी होता है। तो इसमें क्या होता है? ये वाला जो प्लेस होता है ना, इसको अलग से लिख लेते हैं पहले। ठीक है, 1 1 1 0 0 0, इस टाइप से नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है अब। ठीक है, ये बाइनरी में लिखा हुआ है। तो ये वाला जो प्लेस होता है वो कौन सा होता है? 20। ये वाला प्लेस 2⁻1, क्योंकि इसका बेस 2 होता है तो 2 की पावर लगेगी। ठीक है, वहाँ पर डेसिमल में 10 बेस तो होता था तो 10 की पावर लगती थी, 2 स्क्वायर। ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 हो जाएगी, और ये 2 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, अब इस 2 की पावर 0 है, इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा? 0। इस 2 की पावर 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा? 0। इस 2 की पावर 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा? 0। इस 2 की पावर क्यू का 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा? 2 की पावर क्यू का मतलब 8, और 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 2 की पावर 5 का मतलब 32। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? इनको ऐड कर दो, 56। ये आपका डेसिमल में हो गया। तो इस टाइप से बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। ठीक है,
समझ आ गया। अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि हमने बताया कि जो हम मैथ्स पढ़ते हैं ना वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं जिसमें 0 से 9 तक डिजिट होते हैं। तो अब डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम बहुत सारे नंबर्स देखते हैं कि होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, इमेजनरी होते हैं, रेशनल इरेशनल, ये सब क्या है, ये सब डिजिटल नंबर सिस्टम के अंदर में ही पढ़ते हैं हम इन सबको, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है, ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होते कैसे हैं, आपने देखा होगा आई बी के फॉर्म में लिखा होता है, इस फॉर्म में, मतलब यहाँ पर कोई एक नंबर होगा, डिजिट होगा कुछ भी, या नंबर होगा, और यहाँ पर भी एक नंबर होगा लेकिन उसके साथ आई लगा होगा। तो ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक पार्ट रियल पार्ट होता है, मतलब वास्तविक संख्याओं का, और एक पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, काल्पनिक संख्याओं का, ठीक है। तो ये हम पहचानेंगे कैसे कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो जब इस फॉर्म में लिखा होगा तो उसके साथ क्या होगा, आई लगा होगा जिसके साथ, तो वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और जिसके साथ आई नहीं लगा होगा वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है। तो अब ये आई जो लगा होता है वो क्या होता है, आई होता है, आई फॉर आयोटा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है आई की, अगर बोली जाए तो अंडर रूट के अंदर -1 होता है, ये इसकी आई की वैल्यू होती है। अब अगर आई के और मान की बात किया जाए, आई स्क्वायर लिखा मिला कहीं, आई स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, -1। आई क्यूब हो जाए तो क्या हो जाएगा, -i आ जाएगा। i4 की बात करें, i⁴ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये वैल्यू हो जाती है आई की, आयोटा की, ठीक है। तो अब इमेजिनरी पार्ट इतना ही है। अब रियल पार्ट पे चलते हैं। रियल पार्ट पे पहुँचेंगे अगर, तो ये क्या है, वास्तविक संख्या होती हैं। तो कौन कौन सी वास्तविक संख्या होती हैं, अगर हम बात करें, आपसे पूछें क्या 3 वास्तविक संख्या है, आप बोलेंगे बिल्कुल है। आपसे पूछा जाएगा 0 वास्तविक संख्या है, आप बोलेंगे बिल्कुल है। -1 बिल्कुल है, -2 बिल्कुल है, 3.5, ये सभी नंबर्स हैं, जो जितने भी नंबर है ये क्या है, वास्तविक संख्या होती हैं। तो अब इनको वास्तविक संख्या को कैटेगराइज किया गया होगा कि किस टाइप से कैटेगराइज किया गया है। तो क्या होता है, इसको 2 टाइप से कैटेगराइज कर देते हैं। एक तो कर देते हैं इसको इंटीजर फॉर्म में, इंटीजर नंबर में, पूर्णांक, क्या होता है, इंटीजर पूर्णांक होता है, ठीक है। और दूसरा कर देते हैं इसको डेसिमल में, दशमलव नंबर सिस्टम, दशमलव में, ठीक है। 2 टाइप से डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक। अब पहले इंटीजर के बारे में देख लेते हैं क्या होता है इंटीजर, फिर बाद में डेसिमल पे चलते हैं। तो अभी हमने देखा कि 0 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, इंटीजर की बात चल रही है, रियल की बात नहीं चल रही है। अब 2 भी इंटीजर है। अगर बोला जाए कि 3.5 इंटीजर है तो आप बोलेंगे नहीं ये इंटीजर नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्ण अंक, ये इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो पूर्ण प्लस अंक, मतलब जो अंक पूरा हो वो होता है इंटीजर में, ठीक है। तो क्या होता है, ये 3.5 नहीं होगा, ठीक है। क्या हुआ, 3, हाँ ये इंटीजर है। अगर हम -1 की बात करें तो क्या इंटीजर है, हाँ बिल्कुल है। -2 है, हाँ। -4/5 ये इंटीजर है क्या, नहीं, ये डेसिमल वाले उसमें पहुंच जाएगा क्योंकि दशमलव के रूप में लिखा होगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, सिर्फ हमें पूर्ण अंक चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, -3 ये होगा, ठीक है। इस टाइप से जो नंबर होंगे जो पूरे पूरे होंगे
वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे 3 तक, 3 से आगे और बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो ये वाला नंबर्स जो सेट होता है, नंबर्स का सेट, ये कौन सा नंबर सेट कहलाता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, ये नेचुरल नंबर सेट कहलाता है। कौन सा, प्राकृतिक संख्याओं का। क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, नेचुरल नंबर सिस्टम, ओ सॉरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये क्या 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी नेचुरल नंबर के सेट में हम 0 को भी ऐड कर दें तो ये कौन सा सेट, नंबर सेट बन जाएगा, ये होल नंबर का सेट बन जाएगा। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसमें क्या है, 0 ऐड हो जाएगा, 0 1 2 ऐसे कर करके ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। अच्छा, होल नंबर ये पूर्ण संख्या होती हैं और ये पूर्णांक होते हैं, इनमें कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, लेकिन अगर 0 के साथ इसमें नेगेटिव ये वाले नंबर हैं, ये नंबर भी शामिल कर दिए जाएं, ये पूरा सेट बन जाए, तो क्या होगा, ये फिर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, होल नंबर नहीं होंगे, ये क्या हो जाएगा, पूरा पूर्णांक कहलाएगा। क्योंकि इसमें नेगेटिव भी नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी है, 0 भी है। ठीक है, तो ना नेचुरल नंबर है ये, ना होल नंबर है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। पूरा क्या कहलाता है, इंटीजर। ठीक, ठीक है, इंटीजर में इतना ही है। अब हम चलते हैं वापस डेसिमल की तरफ। ठीक है, डेसिमल के बारे में पढ़ना है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं डेसिमल को। डेसिमल, ठीक, दशमलव। अब आपसे पूछा जाए अगर कि 3.54 ये दशमलव में है। ठीक है, 3.543281 ये भी दशमलव में, इसको इस टाइप से रख लो। ठीक है, ये भी दशमलव में है, तो इनको अलग अलग से कैटेगराइज किया जा सकता है। इसमें कुछ फ़र्क समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो बोलेंगे क्या कि देखिए इसमें नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 54 के बाद फिर 54, आगे भी 54 आएगा। ठीक है, इस टाइप से नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.54 के ऊपर बार का ये साइन लगा देते हैं। मतलब इसका मतलब होता है कि ये आगे यही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसा टर्मिनेट करके लिख दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर कोई एक रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब एक सीक्वेंस में रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, इनको हम टर्मिनेट करके नहीं लिख सकते, जैसे इसको बार लगा के लिख दिया, इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको डेसिमल है जो हमारा दशमलव नंबर है, इसको हम 2 प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा वो, एक तो होगा आपका रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और एक होगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब जो रिपीटिंग डेसिमल होगा, जब ये रिपीटिंग हो रहा होगा, ठीक है, ये वाला जब रिपीट हो रहा होगा तो इसको हम टर्मिनेट करके लिख पाएंगे, और जब लिख पाएंगे तो इसको हम क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इस वाले नंबर को बिल्कुल लिख सकते हैं, इस वाले नंबर को पी वाई क्यू के फॉर्म में। जब पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे तो ये नंबर कैसे होंगे, रेशनल नंबर होंगे, मतलब कि परिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी, परिमेय। लेकिन जिस नंबर को हम टर्मिनेट करके नहीं लिख पाएंगे उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, नहीं बता पाएंगे कि किसको किससे डिवाइड करके ये नंबर हमें मिल पाएगा। ठीक है, नहीं लिख पाएंगे तो क्या होगा, ये कैसे नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय। इरेशनल नंबर क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगी ये। अपरिमेय। ठीक है, अच्छा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, एक जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या।
बाकी तो आप देख के बता देंगे परिमेय है कि अपरिमेय है, लेकिन पाई में बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि पाई की वैल्यू हम देखते हैं 22/7 होती है और 3.14 होती है। ठीक है, पहले तो आप देख लीजिए पाई क्या होता है। पाई को हम डायरेक्ट बता दें आपको कि पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ये पाई क्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम समझाते हैं आपको क्यों होती है। तो हमने देखा कि पाई के दो मान होते हैं, एक 22/7 और एक 3.14। ठीक, तो क्या 22/7 22/7 या 3.14 पाई के एक्चुअल मान है? नहीं, ये एक्चुअल मान नहीं है। ये दशमलव के दो स्थान तक लिया गया मान है। ठीक है, और ये 22/7 भी है, ये भी दशमलव के दो स्थानों तक मेल खाने की वजह से इसको 22/7 ले लिया है। जबकि पाई का जो एक्चुअल मान होता है वो कुछ और ही होता है। ठीक है ना, तो अगर जैसे हम बात करें कि 22/7 का मान क्या होता है, अगर इसको हम काटेंगे ना तो ये कटेगा 3.142857 इतना कटेगा, और फिर उसके बाद फिर से नंबर रिपीट होने लगा 142857 इस टाइप से। ये मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये नंबर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। देखिए कहाँ पर, ये वाला नंबर है ना, फिर से रिपीट होने लगा 142857 ये वाला। तो इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, बार का निशान लगा देते हैं। तो इसको तो हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे, जिसको टर्मिनेट कर पा रहे हैं उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो ये तो क्या हुई, परिमेय संख्या हमारी। ठीक है, परिमेय हो गई, वही परिमेय संख्या। लेकिन जबकि पाई का मान की बात करें ना, तो पाई का मान क्या होता है, पाई के मान की बात करें तो पाई का मान होता है 3.1415926 और इसके आगे भी बढ़ते जाते हैं। मैंने यहाँ तक निकाल रखा था तो आपको बता रहे हैं। तो क्या होता है सॉरी, इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए कहीं पर भी कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो इसको हम टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, और टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे तो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो ये कैसा नंबर होगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक, अब देखा जाए कि इसको 3.14 क्यों लिख देते हैं, इसको हम दशमलव के दो स्थानों तक लेते हैं। इसलिए देखिए 22/7 का मान में भी 2.2 तक 3.14 है, इसके मान में भी 2.2 तक 3.14 है। इसलिए पाई का मान 3.14 या 22/7 रख देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो आपको अपरिमेय लगाना है। आप जान गए हैं क्यों। ठीक है, आप रीजन भी बता सकते हैं। ठीक है, और 22/7 का मान हम आपको बता चुके हैं, ये रिपीट होता है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, बड़ा ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए। अब हमें देखना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जिसमें पूछा जाता है कि आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा कि एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है। रेशनल नंबर क्या निकालना है, परिमेय संख्या ए और बी के बीच में। तो परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए के प्लस बी डिवाइडेड बाई के प्लस 1। अब के की बात करें कि ये के है क्या, तो के प्लेस पे आप 1 से लेके कुछ भी मान रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी मान रख देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर आपको दे दिया जाए कि 3 और 5 के बीच में परिमेय संख्या निकालिए, तो निकाल सकते हैं। ए के प्लेस पे 3 रख देंगे, फिर के प्लस बी के प्लेस पे 5 रख देंगे डिवाइडेड बाई के प्लस 1। अब के स्थान पर हम 1 ही रख देते हैं। ठीक है, के बराबर 1 सेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 4। तो 4 हम देख सकते हैं परिमेय संख्या है तीनों 5 के बीच में।
ठीक है। तो इस टाइप से हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ओके। अब पूछा जाता है कि अपरिमेय संख्या, दो नंबर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ए और बी के बीच में अपरिमेय संख्या बताइए। क्या निकालना है इस बार? रेशनल नंबर, अपरिमेय। इसको थोड़ा अच्छे से समझना होगा। ठीक है, इसमें दो फॉर्मूले यूज होते हैं, क्योंकि एक तो होता है अंडर रूट ए बी, मतलब दोनों नंबर को अंडर रूट के अंदर रख देते हैं, या फिर एक होता है क्यूब रूट ए बी। ठीक है, मतलब उन दोनों नंबर का क्यूब रूट निकालना होता है। मतलब इसमें 3 3 के पेयर बनते हैं, इसमें 2 2 के पेयर बनते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपको कोई नंबर आ जाता है 2 और 4, कोई नंबर दे दिए जाते हैं कि 2 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, तो आप किस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इस वाले में या इस वाले में? तो हम चेक कर लेंगे किस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से हमें अपरिमेय संख्या मिलती है। तो जिसमें अपरिमेय संख्या मिलती है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम इसमें सेट करते हैं पहले। ठीक है, तो क्या हुआ, अंदर क्या हो जाएगा, 2 × 4 मतलब 8 हो जाएगा। और अगर हम इसमें सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 8 हो जाएगा। अब क्यूब रूट जो 8 है ना, इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है। इसमें से बाहर वैल्यू निकलेगी तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन इसको और सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, जबकि 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये कौन सी है, अपरिमेय है। तो हमें निकालना क्या है, अपरिमेय ही तो निकालना था। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा, जबकि ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है 2। ठीक है, और हमें निकालना अपरिमेय संख्या है। तो अब हम देखेंगे कि इस वाले का यूज कहाँ पे होगा, ये क्यूब रूट वाले का। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं कि मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन में 4 और 9 के बीच में दिया कि 4 और 9 के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या निकालना है। तो अब इस वाले अंडर रूट स्क्वायर में भी वैल्यू सेट कर देते हैं। तो 4 का 9 से गुणा हुआ कितना हुआ, 36। और इस वाले में करेंगे तो इसमें भी क्या, क्यूब रूट 36। ठीक, तो अंडर रूट के अंदर जो 36 इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 6। लेकिन क्यूब रूट 36 को और ज़्यादा सॉल्व नहीं किया सकता है, इसकी वैल्यू यही होगी, क्यूब रूट 36। ठीक है, तो ये तो एक परिमेय संख्या बन गई 6, जबकि हमें निकालना अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये वाली संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस बार, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ से हमें अपरिमेय संख्या मिल रही है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस फॉर्मूले का यूज़ कब कहाँ करना है। ठीक है, तो जिस फॉर्मूले से हमें अपरिमेय संख्या मिलती है हम उसका यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारे पास इंटीजर थे, इंटीजर आए थे हमारे पास, इंटीजर को एक इस टाइप से भी डिवाइड किया जा सकता है कि हमने पढ़ा होगा कि हम प्राइम नंबर के बारे में पढ़ते हैं, भाज्य संख्या है और कंपोजिट नंबर, सॉरी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। तो इंटीजर को हम प्राइम और कंपोजिट के फॉर्म में भी तो दो टाइप से भी तो कैटेगराइज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम दो टाइप से कैटेगराइज कर देते हैं। एक क्या हुआ, प्राइम नंबर होगा, और एक क्या हुआ, कंपोजिट होगा। कंपोजिट भाज्य होता है, ये अभाज्य होता है, ये अभाज्य, ये भाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर की बात करें। ठीक है, तो वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर या तो 1 होगा, 1 तो होता ही है, और वो है खुद नंबर होगा, मतलब जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वह खुद नंबर होगा, इसके अलावा उसके कोई फैक्टर नहीं होते। मतलब कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर, इसमें लिख देंगे 2 फैक्टर। कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है और वह खुद नंबर होता है, जो नंबर है ना वह खुद नंबर होता है, सेम नंबर होता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे, जैसे
कि अगर हम 5 की बात करें तो 5 का फैक्टर होगा 1 होगा और 5 खुद होगा, इसके अलावा कोई और फैक्टर तो होता नहीं। 29 की बात करें तो इसका फैक्टर 1 होगा और 29 होगा, इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम कंपोजिट नंबर पे पहुंचते हैं, भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्याओं में क्या होता है, वे नंबर होते हैं जिनमें 1 तो फैक्टर होता ही है सभी का और वह नंबर खुद होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी उसके फैक्टर होंगे। ठीक है, मतलब कि 2 से अधिक होंगे, कहने का मतलब है ना। तो जिसके फैक्टर क्या होते हैं, मोर देन 2 होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें भी एग्जाम्पल देकर हम समझा देते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए 20 है। ठीक है, 20 के फैक्टर क्या होंगे, 1 तो होगा और 20 भी होगा, ये तो प्राइम में भी होते हैं। अब इसके अलावा क्या है इसमें ऐसा कि जिससे ये भाज्य हो गया, तो इसमें 2 20 का फैक्टर होता है, 4 20 का फैक्टर होता है, 5 भी होता है, 10 भी होता है, ये सारे इसके फैक्टर होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 0 की और 1 की। 0 और 1 क्या होते हैं, 0 और 1 तो ये दोनों ना तो प्राइम की कैटेगरी में रखे जाते हैं और ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। क्यों, इसका भी हम कारण बताते हैं आपको। अगर 0 होगा, ठीक है, पहले 1 के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, अगर 1 होगा तो इसके फैक्टर क्या होंगे, सिर्फ 1 होंगे, इसके अलावा कोई और तो होता नहीं। तो प्राइम नंबर की हमने अभी डेफिनेशन देखी, उसमें कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। तो इसमें क्या 2 फैक्टर है, नहीं है, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं हुआ, ये प्राइम नंबर भी नहीं हुआ। अब बात करें कंपोजिट की, तो कंपोजिट में तो मोर देन 2 होते हैं, तो यहाँ पर तो एक ही है, मोर देन 2 नहीं हो रहे हैं, तो मोर देन 2 कहाँ से होंगे, तो कंपोजिट नंबर भी नहीं हो रहा ये। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरी में नहीं आया 1। ठीक, अब 0 की बात करें अगर, तो 0 के फैक्टर क्या होते हैं, 0 के फैक्टर क्या होते हैं, तो 0 का फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो, जितने भी नंबर हो वो 0 के फैक्टर हो सकते हैं। मतलब कि उन सभी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाता है 0। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर 0/5 लिख दें तो आंसर 0 होगा, 0/10 लिख दें तो भी आंसर 0 होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे क्या इसके फैक्टर हैं, तो इसके फैक्टर कितने निकल के आ रहे हैं, इनफाइनाइट, मतलब हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं कि कितने फैक्टर हैं। जबकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है कि मोर देन 2 होते हैं, लेकिन उससे कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं कि भाई इसके, जैसे 20 का देखा तो हमने निकाला कि 6 फैक्टर निकले थे। ठीक है, ये 20 के निकाले तो कितने फैक्टर निकले थे, सॉरी हाँ 6 फैक्टर निकले थे 20 के। ठीक है, तो सभी के फिक्स होते हैं कितने फैक्टर निकल रहे हैं, लेकिन 0 के कोई फिक्स नहीं है कि कितने फैक्टर निकलेंगे। तो मोर देन 2 तो है, लेकिन ये क्लियर नहीं है यहाँ पर कि कितने सारे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट फैक्टर है, इसलिए इसको भी ना तो प्राइम की कैटेगरी में रखा जाता है और ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में। तो ये प्राइम नंबर भी नहीं होगा और कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम प्राइम नंबर के बारे में देखते हैं। कुछ प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ और टर्म भी यूज होती हैं। आपने देखा होगा कि 2 टर्म अधिकतर देखने को मिलती हैं, एक तीसरी टर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम देख लेंगे पहले रिलेटिवली प्राइम देखते हैं। क्या रिलेटिवली प्राइम क्या होती है, रिलेटिवली प्राइम आपेक्षिक संख्या, अभाज्य संख्याओं के बारे में सुना होगा आपने, आपेक्षिक अभाज्य संख्या यही होती है रिलेटिवली प्राइम। तो कौन से नंबर होते हैं, अब कोप्राइम एक टर्म और है, कोप्राइम का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं। तो दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है कि दोनों का एचसीएफ 1 ही होता है,
चाहे आप रिलेटिवली प्राइम की बात करें, चाहे आप को प्राइम की बात करें, ठीक है। ये क्या होती हैं? को प्राइम मतलब सहअभाज्य और रिलेटिवली प्राइम आपेक्षिक अभाज्य, ठीक है। तो दोनों में एक कॉमन चीज़ है कि इसका एचसीएफ भी 1 होता है और इसका एचसीएफ भी 1 होता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस है क्या? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका जिस नंबर के सेट हैं, 2 नंबर हैं, तो इसमें दोनों नंबर प्राइम भी हो सकते हैं और दोनों नंबर प्राइम और कंपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। मतलब कि भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं और भाज्य और अभाज्य दोनों हो सकती हैं। कैसे? 5 और 16। तो इन दोनों का एचसीएफ भी 1 आएगा, इसका भी एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटिवली प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन निकलेगी, क्या निकलेगी? देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे 16 है ना, ये क्या है? भाज्य संख्या है ना। और ये 5 क्या? अभाज्य हैं। और ये 5 और 7 दोनों अभाज्य हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भाज्य अभाज्य दोनों संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है। प्राइम और कंपोजिट दोनों नंबर हो सकते हैं। तो क्या आता है? रिलेटिवली प्राइम की मेनली डेफिनेशन ये होगी कि वे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है तो वो क्या होंगे? रिलेटिवली प्राइम होंगे, ठीक। जबकि एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में ये जरूरी होता है कि दोनों नंबर क्या होते हैं? दोनों नंबर कैसे हों? प्राइम नंबर हो। मतलब कि अगर 5 7 तो है, ये तो को प्राइम हो सकता है, लेकिन आप 5 16 की बात करें तो ये को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 16 है ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों नंबर का प्राइम होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो को प्राइम में क्या होता है? दोनों नंबर भाज्य होने नहीं, अभाज्य होने जरूरी होते हैं। तो दोनों संख्या कैसी होती हैं? अभाज्य होती हैं। और जब दोनों संख्या अभाज्य होंगी तो उनका एचसीएफ तो 1 हो ही जाएगा, ठीक है। तो अंतर समझ में आया दोनों में क्या होती है? आपेक्षिक संख्या और सहभाज्य संख्या। इसके साथ एक टर्म्स और यूज की जाती है, ट्विन प्राइम। ये कुछ खास नहीं है, एग्जाम में नहीं आती है वैसे तो, फिर मैंने अभी कहीं से पढ़ रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ट्विन प्राइम क्या होती हैं? वे अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसमें भी दोनों अभाज्य होती हैं, ठीक है। लेकिन उनका डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है। जैसे 5 7 की बात करें, 17 19 की बात करें, अगर आप 5 और 19 की बात करें तो ये ट्विन प्राइम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 नहीं है, ठीक। तो जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है वो क्या होती है? ट्विन प्राइम। तो ये वाला साइड भी ट्विन प्राइम है और ये वाला साइड भी ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब इसमें प्राइम नंबर से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। या 50 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, या कोई भी नंबर दे दिया गया कि 40 से लेके 80 तक कितने प्राइम नंबर है। तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे? गिनने तो, काउंट तो करने नहीं लगेंगे कि कितने नंबर है, कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो इसके लिए आपको एक, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसको याद कर लेना आप या नोट कर लेना, ठीक है। एक कोड बनाया था, कोड 4422323221, इस टाइप से, इसको इस टाइप से याद कर लेना, 44 223 223 21, ठीक है। इस कोड से आपको क्या है? प्राइम नंबर को निकालने में बहुत ही जल्दी आप इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। कैसे? ये है क्या? अगर आप बात करें कि 1 से लेके 10 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हम बोलेंगे 4 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो आपको पता है। 2, अच्छा हाँ, 2 भी प्राइम नंबर है, एक याद रखना, ठीक है। 11 से 20 तक की बात करें तो कितने प्राइम नंबर हैं? 4 प्राइम नंबर हैं। 21 से 30 तक की बात करें तो कितने प्राइम नंबर हैं? 2 प्राइम नंबर हैं। 31 से 40 तक की बात करें तो कितने प्राइम नंबर हैं? 2 प्राइम नंबर हैं। 41 से 50 तक की बात करें तो कितने प्राइम नंबर हैं? 3 प्राइम नंबर हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 51 से 60 तक की बात करें
तो कितने प्राइम नंबर हैं? 2 प्राइम नंबर हैं। 61 से 70 की बात करें तो कितने प्राइम नंबर हैं? 2 प्राइम नंबर हैं। 71 से 80 तक की बात करें तो कितने प्राइम नंबर हैं? 3 प्राइम नंबर हैं। 81 से 90 तक की बात करें तो कितने प्राइम नंबर है? 2। और 91 से 100 के बीच की बात करें तो कितने प्राइम नंबर्स हैं? 1। ठीक है। अब देखिए, एक चीज बताते हैं आपको यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए, ये क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो ये वाले येलो कलर में जितने रखे हैं तो कितने हो जाएंगे ये? इनको ऐड कर दो तो 15 हो जाएंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 51 से या 50 के बाद से 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं तो कितने हो जाएंगे ये? 10 हो जाएंगे। अगर 1 से लेके 100 तक के बीच में पूछा जाए तो कितने प्राइम नंबर है तो इनको भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। तो अब आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा और आप बता सकते हैं, अगर आपको ये कोड याद रहेगा तो आप बता सकते हैं कि कैसे कितने प्राइम नंबर होते हैं। आपको एग्ज़ाम टाइम में काउंट नहीं करना पड़ेगा कि कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उतना टाइम नहीं होता है आपके पास, ठीक है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि 20 से लेकर, ठीक है, 60 तक, सॉरी ये 60 तक कितने प्राइम नंबर हैं तो आप इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप बता पाएंगे कितने हैं। कितने हैं? 2 2 4 6 3 9, 9 प्राइम नंबर है। अगर आपसे पूछा है 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर है तो आप बता देंगे 15 है। आपसे पूछा है कि 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है तो आप बता देंगे 10 हैं। आपसे 1 से लेके 100 तक का पूछा है तो आप बता देंगे 25 है। किसी भी नंबर का पूछा है, आपसे पूछा है 60 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है तो आप बता देंगे 8 है, ठीक है। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि प्राइम नंबर कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो अच्छा, एक मिनट, ठीक है। तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ शेयर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके।